हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर्स को ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ समझेंगे। एक स्टोरी बनाकर हम उन ऑर्डर्स को याद करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए, हर केस में दो पार्टीज तो होती ही होती हैं। तो मान लीजिए ए कोई पार्टी है, ये किसी प्रॉब्लम के चलते कोर्ट में गया, तो ये ए क्या बन गया? प्लेंटिफ बन गया। और जिनके खिलाफ ये पर्सन जो है कोर्ट में जाएगा, वो पर्सन क्या बन गया? डिफेंडेंट। तो देखिए, ये दोनों क्या बने? पार्टीज टू द सूट। पार्टीज बन गई ना दोनों, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो क्या बन गया? पार्टीज टू द सूट। ऑर्डर नंबर फर्स्ट। अब ये ए जो पर्सन है वो सिविल कोर्ट में क्या लेकर जाएगा? सूट। सूट लेकर जाएगा ना कोर्ट में। तो अब हम आ गए ऑर्डर नंबर सेकंड, जो कि बात करता है फ्रेमिंग ऑफ द सूट्स। अब अगर उस ए पर्सन को कोर्ट के सारे प्रोसीजर निपटाने हैं, तो क्या वो पर्सन खुद निपटा लेगा? नहीं, उसे भी तो कोई ना कोई पर्सन चाहिए उसके, जो कि उसके बिहाफ पे इस केस को लड़ सके। तो यहाँ जरूरत पड़ेगी किसी लॉयर या फिर किसी प्लीडर की। तो अब हम आ गए ऑर्डर नंबर 3 में, जो कि बात करता है प्लीडर्स की। अब उस ए पर्सन ने लॉयर भी हायर कर लिया। जो ये वकील है, ये क्या करेगा? उस ए पर्सन को क्या तकलीफ है, ये सारी चीजें पूछेगा। उसे कोर्ट जाना क्यों पड़ा, क्या वजह रही, क्या हुआ उसके साथ, तो ये सारी चीजें उससे पूछी जाएंगी। तो ए को कोर्ट से चाहिए क्या, क्या रिलीफ चाहिए, वो ये सब अपने वकील को बताएगा। लेकिन अब वकील को तो बता दिया, अब कोर्ट को कैसे पता लगेगा कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है? कोर्ट को जो है पता लगेगा प्लेंट की मदद से। अब उस पर्सन का वकील प्लेंट बनाकर कोर्ट में देगा और सूट को इंस्टीट्यूट करेगा। ये क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। कौन से ऑर्डर में आता है? ऑर्डर नंबर 4 में। ऑर्डर नंबर 4 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब देखो, उस ए पर्सन का जो प्लेंटिफ है, उसका काम तो हो गया खत्म। सूट इंस्टीट्यूट के बाद, लेकिन डिफेंडेंट को तो नहीं पता ना कि उसके खिलाफ सूट फाइल भी किया गया है कोर्ट में। तो उस डिफेंडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए कोर्ट उस डिफेंडेंट को समन भेजेगी। तो ये कौन से ऑर्डर में आ गया? ऑर्डर नंबर 5, इश्यूज एंड सर्विसेज ऑफ समन। अब समन भी भेज दिए भाई। तो अब डिफेंडेंट को भी तो पता लग गया समन की हेल्प से कि उसके खिलाफ केस फाइल हुआ है कोर्ट में। अब क्या है, प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट तो कोर्ट में जमा कर दिया, लेकिन अब इसके बदले में डिफेंडेंट को भी तो उस प्लेंट का कुछ रिप्लाई देना पड़ेगा ना, जिससे वो भी बता सके। तो डिफेंडेंट रिप्लाई देता है, उसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। जो भी डिफेंडेंट होता है, वो जो भी रिप्लाई देता है, उसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपनी पूरी कहानी लिखकर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में, जो प्लेंट होता है वो प्लेंटिफ देता है और जो रिटन स्टेटमेंट होती है वो डिफेंडेंट देता है। तो अब ये दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपनी पूरी राम कहानी लिखकर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जो है कोर्ट में जमा करते हैं। तो इसमें क्या होगा? कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए हम क्या बताएंगे? प्लीडिंग्स आ गया हमारे ऑर्डर नंबर 6 में। ये, और आपको पता होगा कि प्लीडिंग्स में सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स ही मेंशन किए जाते हैं। बाकी के फैक्ट्स जो हैं, जो इररेलीवेंट होते हैं, वो नहीं मेंशन किए जाते। तो क्या है, पहले जमा किया जाएगा प्लीडिंग्स को। प्लीडिंग्स ऑफ द प्लेंटिफ, जो कि प्लेंट बोलते हैं हम, ऑर्डर नंबर 7। ठीक है। अब आ गया प्लीडिंग्स ऑफ द डिफेंडेंट, मीन्स रिटन स्टेटमेंट। ये आ गया ऑर्डर नंबर 8। दोनों ने अपनी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट तो जमा कर दी ना अब कोर्ट में। तो ये दोनों ऑर्डर्स जो है कवर हो गए इसमें, ऑर्डर नंबर 7 एंड ऑर्डर नंबर 8 रिटन स्टेटमेंट। ये काम भी खत्म हो गया। अब कोर्ट ने जो समन्स जो है वो डिफेंडेंट को भेजा था, तो अब वो बोलेगा कि आपको खुद कोर्ट में आना पड़ेगा और आपको अपना पॉइंट भी रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। ये कौन से ऑर्डर में आ गया? ऑर्डर नंबर 9, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज।
तो अब अपीयर होने के बाद कोर्ट का पहला क्वेश्चन यानी पहला सवाल पार्टी से ये होगा कि जो एलिगेशंस अपने अपने प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में एक दूसरे के खिलाफ लगाए हैं, क्या आप उसे एडमिट करते हो या फिर उसे डिनाई करते हो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। कौन से ऑर्डर में आ गया, ऑर्डर 10 क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, ऑर्डर 10। तो अब एग्जामिनेशन के साथ ही बारी आती है ऑर्डर 11, ऑर्डर 12 और ऑर्डर 13 की। तो अब कोर्ट प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की हेल्प से पार्टीज की प्रॉब्लम तो सुन चुका होता है, प्रॉब्लम्स को देख चुका होता है, लेकिन उसे तो इश्यूज भी फ्रेम करने होते हैं और केस को जो है ब्रीफली समझना भी होता है डीप में। तो क्या पार्टीज को सुन के ही कोर्ट डिसाइड कर देगी, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। कोर्ट को और भी इंफॉर्मेशन और भी फैक्ट्स लेने पड़ेंगे जिसमें वो डिफेंडेंट से और भी ज़्यादा सवाल पूछेंगे और उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाएंगे। तो अब यहाँ आ गए हम ऑर्डर नंबर 11 में, ऑर्डर नंबर 13 और ऑर्डर नंबर 12 जो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन और दूसरी चीज़ों से डील करता है। अब पार्टीज को एग्जामिन करने के बाद इन तीनों ऑर्डर्स के तहत बाकी की इंफॉर्मेशन ढूंढने के बाद अब कोर्ट को उनके केस की नॉलेज हो गई होती है। तो अब इश्यूज फ्रेम करेगा। इश्यूज वो क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स या लॉ हैं जिसमें एक पार्टी तो एग्री करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है। तो ये दिया गया है ऑर्डर नंबर 14 में, framing of issues, and order 15 disposal of the suit at first heading, फर्स्ट हियरिंग। अब क्या है, कोर्ट ने पार्टीज को एग्जामिन भी कर लिया, फैक्ट्स भी ढूंढ लिया, इश्यूज भी फ्रेम कर लिए, तो अब बचा कौन, विटनेस। तो जैसे कोर्ट डिफेंडेंट को कोर्ट बुलाने के लिए भेजे थे, डिफेंडेंट को जिस तरीके से समन भेजे थे उसी तरीके से विटनेस को भी समन भेजे जाएंगे। तो ये आ गया ऑर्डर नंबर 16 में, समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। तो अब विटनेस भी आ गया। अब कोर्ट का पूरा ध्यान लग जाएगा हियरिंग पर। तो कोर्ट में पेशी की तारीख तो निकालनी ही होती है। और ये आ गया ऑर्डर नंबर 17, ऑर्डर नंबर 18, ऑर्डर नंबर 19। ये ऑर्डर जो है हियरिंग से जुड़े हुए हैं। तो अब अगर वो प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट या फिर विटनेस कोर्ट में नहीं आया तो कोर्ट उस दिन की हियरिंग्स को एडजर्न कर देगा। ये आ गया ऑर्डर नंबर 17 में, यानी एडजर्नमेंट। अब कोर्ट जो भी डेट आगे एक्सटेंड करेगा हियरिंग के लिए, तो यहाँ पर पार्टीज का कोर्ट में आना ज़रूरी होता है, ये कंपल्सरी होता है। तो ये आ गया ऑर्डर नंबर 18 में। अब विटनेसेस को भी जो समन्स भेजे गए थे तो उसे भी उसी डेट पर कोर्ट आना ही पड़ेगा। तो ऑर्डर 18 हो गया हियरिंग्स ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कि समन को उसको भी विटनेस को भी कोर्ट आना पड़ेगा। तो क्या हो गया, हियरिंग्स ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब वो उस हियरिंग्स में फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए जो पार्टीज हैं वो कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल कर सकती हैं। तो ये आ गया ऑर्डर नंबर 19 में। अब हियरिंग भी हो गई, अब बारी आती है कोर्ट के जजमेंट पास करने की। ये आ गया ऑर्डर नंबर 20 में, जजमेंट एंड डिग्री। एंड ऑर्डर 21 इसी ऑर्डर का या फिर डिक्री को एग्जामिनेशन एग्जीक्यूशन की बात करता है, डिक्री की एग्जीक्यूशन की बात करता है ऑर्डर 21। और ऑर्डर 21 हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। तो अब हमने अपने ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 21 तक के ऑर्डर्स को तो याद कर लिया। अब हम 22 से लेकर बाकी के जितने भी सेक्शंस हैं उनको हम एक अलग स्टोरी के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब देखो, एक कोई पर्सन है, उसे हम प्लेंटिफ मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसे एक जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब इस पर्सन को जो है मिल जाती है और फिर इसकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद क्या हुआ, वो प्लेंटिफ जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और कोर्ट में इस प्लेंटिफ के खिलाफ कुछ प्रॉपर्टी को लेकर केसेस भी चल रहे थे और सडनली क्या होता है, इस प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है। तो
ये आ गया हमारे ऑर्डर नंबर 22 में, डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज। देखो क्या हुआ, सबसे पहले उस पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्या होता है, मतलब उसके कुछ प्रॉपर्टी के केसेस भी चल रहे होते हैं कोर्ट में, और उसके चलते चलते क्या होता है, उस पर्सन की सडनली डेथ हो जाती है, मीन्स प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है। तो ये आ गया ऑर्डर नंबर 22 जो कि बात करता है डेथ की, मैरिज की एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज। देखिए, लेकिन वो पर्सन डेथ से पहले इतना सॉल्वेंट हो चुका था कि कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए कुछ पैसे भी नहीं बचे थे उसके पास। केस को लड़ने के लिए उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। तो अब क्या है, उसने अपना केस विड्रॉ करने का सोचा। ये आ गया हमारे ऑर्डर नंबर 23 में, जो कि बात करता है विड्रॉल ऑफ सूट्स। अब देखिए, वो पर्सन जो है इतना सॉल्वेंट था कि कोर्ट का फीस तक ना भर सका, ना ही सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट दे सका, जो कि कोर्ट प्लेंटिफ से मांग सकती है, किसी भी टाइम जो है कोर्ट उस प्लेंटिफ से ले सकती है। तो अब हम आ गए ऑर्डर नंबर 24 में और ऑर्डर नंबर 25 में, जो कि बात करता है पेमेंट इनटू कोर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हमने पढ़ा कि उसके पास वो इतना सॉल्वेंट हो चुका था कि उसके पास कॉस्ट ही नहीं बची थी कोर्ट को पैसे देने की, इतने पैसे भी नहीं बचे थे उसके पास, मेन बात ये है। तो ये आगे हमारे ऑर्डर नंबर 24 जो कि बात करता है पेमेंट इनटू कोर्ट एंड ऑर्डर नंबर 25 सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट। तो देखो, इतनी बुरी सिचुएशन के चलते कोर्ट ने उस पर्सन को कहा कि तुम्हें हेल्प के लिए कोई असिस्टेंट चाहिए तो कमीशन इशू करवा देते हैं। तो ये आ गया ऑर्डर नंबर 26 में, जो कि बात करता है कमीशंस की। अब क्या होता है, इस प्लेंटिफ के डेथ के बाद उसके फैमिली, उसके गवर्नमेंट ऑफिस में उसकी फैमिली को पेंशन देने से मना कर दिया जाता है। तो अब प्लेंटिफ की फैमिली ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिस के खिलाफ सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। तो गवर्नमेंट से आपको पता लग गया होगा ऑर्डर 27, सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है, अब उसकी फैमिली को समझ आ गया कि केस सिर्फ किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ही नहीं, किसी पर्सन के खिलाफ ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकता है। तो ऐसे ही केसेस, मिलिट्री के केसेस, कॉरपोरेशन के केसेस, फिल्म्स, ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स, माइनर्स, या फिर अनसाउंड माइंड, या फिर इंडिजीनियट पर्सन्स जो होते हैं, वो ऑर्डर नंबर 28 से लेकर ऑर्डर 33 तक ये चीज़ें कवर होती हमारे इन ऑर्डर्स में। ठीक है, तो अब उस प्लेंटिफ ने अपनी इंसॉल्वेंसी के चलते एक अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी गिरवी रख दिया था, और जिसका पैसा वो चुका ही नहीं पाया था क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई थी। तो ये आ गया ऑर्डर नंबर 34 में, सूट रिलेटिंग टू मॉर्टगेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। होप सो आपको 34 ऑर्डर तक समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं ऑर्डर 34 से। अब आप मान लीजिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है। उसके चलते क्या है, डिफेंडेंट का एक चेक जो है बाउंस हो जाता है, तो उसे प्लेंटिफ को देना होता है डिफेंडेंट ने। तो अब कोर्ट क्या करती है, प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए 3 पार्टीज की हेल्प लेती है। तो ये आ गया ऑर्डर 35 में, इंटर प्लीडर्स। तो अब कोर्ट उन्हें कहती है कि तुम्हारा कोई और मैटर हो तो बताओ, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बट उससे पहले चेक बाउंस का केस जो है वो हम सुलझा लेते हैं, निपटा लेते हैं। अब देखो, आपको चेक बाउंस से ये ध्यान आ गया होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का तो माइंड में ये चीज़ आ गई होगी। तो ये आ गया ऑर्डर नंबर 36 में, जो कि बात करता है स्पेशल केस, एंड ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब देखो, इस केस में इंटरप्लेडर भी ऐड हो गया और कोर्ट में स्पेशल केस के बारे में भी बात हो गई और चेक बाउंस का भी केस जो है वो सुलझ गया। तो अब इतना करने के बाद कोर्ट ने डिफेंडेंट को क्या है, गिल्टी मानते हुए उसके खिलाफ क्या किया, अरेस्ट ऑर्डर निकाल दिया। तो ये आ गया ऑर्डर 38 में, जो कि बात करता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। तो अब कोर्ट कहती है डिफेंडेंट को
कि अगर आपको टेम्पररी कुछ रिलीफ चाहिए आपको, तो इसमें इंटरलोकेटरी ऑर्डर निकाल देते हैं। और इसके साथ जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता, तुम दोनों पार्टीज के डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट है उनको लेकर, तो क्या है, दोनों पार्टीज के डिस्प्यूटेड पार्टीज प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो हम रिसीवर पर डाल देते हैं जब तक। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर 39, जो कि बात करता है टेम्पररी इंजंक्शंस एंड इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स। और ऑर्डर 40 आपको पता है क्या बात करता है, रिसीवर्स की। ये हमने इसमें देख लिया कि वो सारी जिम्मेदारी क्या है, कोर्ट जो है सारी जिम्मेदारी रिसीवर्स पर डाल देती है उन प्रॉपर्टीज की जिन प्रॉपर्टीज पर डिस्प्यूट चल रहा था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का। तो गाइस, आपको 40 तक के ऑर्डर्स सीपीसी के अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने 3 स्टोरीज की हेल्प से इन ऑर्डर्स को समझा है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे के जितने भी ऑर्डर्स बचे हुए हैं 51 तक के ऑर्डर्स, उसकी भी आप वीडियोस लाओ, देन राइट इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।